अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स। राइट, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा था कि एड्रीनलिन या फिर नॉर एड्रीनलिन या फिर आप लोग बात करते हो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की, कि उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो स्टोर कैसे होता है, फिर रिलीज कैसे होगा, फिर आप उसकी रिमूवल किस तरह से होती है। राइट, यानी कि उसकी फिर बाइंडिंग और उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन किस तरह से होता है। हम लोगों ने ये चीज़ लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स के बारे में भी पढ़ा था और फिर उसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था। थोड़ा सा हम लोग आज फिर से रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम लोगों ने रिसेप्टर्स ऑफ एड्रीनर्जिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया। राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ड्रग यानी कि एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को स्टार्ट करने से पहले एज वी ऑल नोज दैट कि हमारे जो किडनी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक एड्रीनल मेड्यूला और दूसरा एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है और एड्रीनल मेड्यूला आपका एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आर द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ एड्रीनर्जिक सिस्टम, या फिर जिसे आप कहते हो सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स या मैकेनिज्म, उसके ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। राइट, आप लोग एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स का नाम भी देते हो या फिर कहते हो कैटेकोलामीन्स, कंप्राइजिंग ऑफ फोर न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्लूडिंग एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और डोब्यूटामीन। ठीक है, इसके अंदर से ये तीनों के तीनों तो नेचुरली होते हैं। डोब्यूटामीन को आप लोग सिंथेटिकली बनाते हो, ठीक है, ड्राइव करते हो। एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन भी कहा जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रीनलिन भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आप लोग बात करते हो कि कैटेकोलामीन्स कौन से होते हैं, नॉन कैटेकोलामीन्स कौन से होते हैं। कैटेकोलामीन्स वो तमाम ड्रग्स होती हैं जो कि कैटेकोलामीन्स आपके वो तमाम ड्रग्स होंगी जिसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप होता है, जबकि नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता। ठीक है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी बेंजाइल ग्रुप उसके साथ या बेंजीन ग्रुप उसके साथ फिक्स नहीं हुआ हुआ होता, टेस्ट नहीं हुआ हुआ होता। कैटेकोलामीन्स में चूंकि इसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप होता है, इसी वजह से ये जीआईटी में मौजूद एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है या इंटरेक्ट करता है, और फिर इंटरेक्शन के बाद क्या होगा कि वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तमाम द कैटेकोलामीन्स को हम लोग आईवी देते हैं या इंट्रामस्कुलरली देते हैं या दूसरा रूट इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली हम लोग ये वाली कैटेकोलामीन्स को नहीं देते, जबकि नॉन कैटेकोलामीन्स को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग कह दो देयरफॉर नॉट गिवन ओरली, जबकि कैन बी गिवन ओरली। इसके अंदर आप लोगों की एग्जांपल आ जाती है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की, जबकि नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर आप लोगों की एग्जांपल आ जाती है एम्फेटामिन। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स की, तो आप लोग कहते हो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्ट एक्टिंग होती हैं एगोनिस्ट, कुछ इनडायरेक्टली काम करते हैं और कुछ मिक्स्ड एक्टिंग होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो डायरेक्टली सिंथेसिस में या तो काम करते हैं या फिर रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग का काम करेंगी। ठीक है, यानी कि आप लोगों का अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है, उसके ऊपर बाइंडिंग का काम करते हैं, तो डायरेक्ट एक्टिंग हो गई। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होती है, लाइक ऐसी ड्रग्स हो गई जो कि इस वेजिकल को मीन फ्यूज होने में मदद करती हैं। ठीक है, यानी कि इधर से रिलीज कर देगी अंदर मौजूद जितना भी स्टोर हुआ हुआ है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, इनके नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, मीन कोई सा भी न्यूरोट्रांसमीटर जो अंदर स्टोर हुआ हुआ है, महफूज हुआ हुआ है, उनको वो बाहर निकाल देती है, ताकि जितना ज़्यादा इस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जितना ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जितना भी आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा वो इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, या तो इसकी फ्यूजन में मदद करेगी या फिर क्या करेगी कि इस माओ एंजाइम को रोक देगी कि आपके अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर को ना तोड़े, ताकि अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। ठीक है, या फिर बाहर कॉम्ट एंजाइम को वो रोक देती है ताकि वो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मकसद वही है कि उसने मीन हेल्प आउट करना है सिंपैथेटिक सिस्टम को, सिंपैथेटिक सिस्टम के या फिर सिंपैथेटिक एक्शन को एनहांस करना है, काम वही है लेकिन इनडायरेक्टली काम करिए। मिक्स्ड एक्टिंग जितनी भी ड्रग्स होंगी वो क्या करती हैं, वो दोनों काम करते हैं, यानी कि सिंथेसिस में भी मदद कर रही हैं या डायरेक्ट बाइंडिंग में भी काम कर रही हैं या फिर उसके साथ इसको इनडायरेक्टली रिलीज भी करवा रही होती हैं। राइट, अब हम लोगों की ड्रग है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के बारे में आप लोग एज यू ऑल नोज दैट एम्फेटामिन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन हमारी पहली ड्रग आ गई, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। अब आप लोग जैसा कि जानते हो कि जितने भी एपिनेफ्रिन है, जितना ये जो एपिनेफ्रिन है या फिर एड्रीनलिन जो है ये डायरेक्ट एक्टिंग है।
ठीक है। आपके मीन डायरेक्ट एक्शन ऑन टिश्यू सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से ये क्या करती है, इनके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये अपना एक्शन दिखाती है। एक्शन कौन सा दिखा रही है, सिंपैथेटिक एक्शन दिखा रही है। सेकंड वन ये कि एपिनेफ्रिन जो है वो मौजूद है या पैदा होता है आपकी बॉडी के अंदर, कहाँ पर, एड्रीनल मेड्यूला में, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर एपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन जो है वो इंटरेक्ट करती है बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के साथ, दोनों रिसेप्टर के साथ, अल्फा के साथ भी करेगी, बीटा के साथ भी करेगी, ठीक है। करती कैसे है कि अगर तो आप लोग कम खुराक में देते हो तो ये बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी, यानी कि वेजो डायलेशन करेगी, और अगर तो ज़्यादा खुराक में देते हो एट हाई डोजेस तो फिर ये क्या करती है, इट एक्ट्स ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। इसके एक्शंस को भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग अगर इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आप लोग इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि दैट एपिनेफ्रिन इज अ कैटेकोलामीन डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। अब अगर आप लोगों को ये आइडिया हो कि कैटेकोलामीन्स है तो ऑब्वियसली इसको आप लोग ओरली नहीं दोगे, ठीक है। तो आप कहते हो इट इज एडमिनिस्ट्रेड सबक्यूटेनियसली एंड इंट्रामस्कुलरली। क्यों? क्योंकि इट इज इनइफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। इनइफेक्टिव यानी कि मीन पुरअसर नहीं होती जब हम लोग उसको ओरली देते हैं, बजरिया दहन देते हैं, ठीक है। बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी, ये जीआईटी के अंदर तबाह हो जाती है। तबाह क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप, जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप होता है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जीआईटी के अंदर मौजूद एंजाइम्स के साथ इंटरेक्शन करता है और फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये मेटाबोलाइज होती है बाय माओ एंजाइम से और कॉम्ट एंजाइम से। माओ एंजाइम क्या होता है, माओ क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो कि आपके कहाँ मौजूद होते हैं, आपके न्यूरॉन, जो आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर मौजूद होगा। माओ एंजाइम आपके न्यूरॉन के अंदर मौजूद होता है, जबकि कॉम्ट एंजाइम COMT इनके कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, यानी कि कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो आपके साइनेप्टिक स्पेस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, अननेसेसरी न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग या फिर उसको तोड़कर उसकी रिसाइकलिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। आप लोग कहते हो कि ये क्या करती है, मेटाबोलाइज बाय माओ और कॉम्ट एंजाइम, और इसके बाद यानी कि तब्दील हो जाती है, अपनी हालत तब्दील कर लेती है ताकि फिर बाद में उसके बाद वो एक्सक्रीशन कर सके, यानी कि आपकी बॉडी से बाहर चली जाए। तो और इसके बाद इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन के जरिए ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फार्माकोडायनामिक्स में अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो आप लोग कहते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर इसकी आप कहते हो एपिनेफ्रिन इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। जो एपिनेफ्रिन है ये डायरेक्ट एक्टिंग है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एज यू ऑल नोज दैट। कि फिर अच्छा इसके बाद फिर कहते हो दे इंटरेक्ट डायरेक्टली विद रिसेप्टर साइट्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये डायरेक्टली कहाँ काम करती है, रिसेप्टर साइट पे काम करती है, सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद। इस सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद ये जो रिसेप्टर है इस पर डायरेक्टली काम करती है, ठीक है। और फिर क्या करेगी, और ये इन रिसेप्टर की दोनों के दोनों ये मतलब ये कि ये जो रिसेप्टर है ये अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है इन केस ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन अगर है तो वो दोनों के दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है, राइट। इसके बाद अगर आप लोग इसके एक्शंस देखते हो तो एपिनेफ्रिन जो है वो हार्ट के ऊपर भी काम करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी, ब्लड वेसल्स पे भी और जीआईटी में। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के जो भी अल्फा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ होती है। अगर आप लोगों को वो चीज़ याद हो तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। लाइक अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो एपिनेफ्रिन इज अ पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट। हार्ट के अंदर आप लोगों का बीटा रिसेप्टर मौजूद होता है और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उसके अंदर बीटा 1 रिसेप्टर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्ट है, हमने उससे याद किया था कि एक हार्ट है, और बी फॉर बीट्स यानी कि मीन जो आपकी हार्ट रेट है बीट हो गया, ठीक है। तो बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद होगा और बीटा 1 रिसेप्टर जहाँ पे मौजूद होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है या कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि दिल के सिकुड़ने की ताकत जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसको आप लोग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का नाम देते हो। और हार्ट रेट भी यानी कि तेज़ी के साथ उसका धड़कना वो भी बढ़ जाता है, जिसको आप लोग पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट का नाम देते हो, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इसका ऑपोजिट होता है, या फिर आप लोग कहते हो कि इसके अंदर क्या होगा
कि आपके ये आप लोगों को याद होगा आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या फिर लंग्स की बात करते हो, लंग्स के अंदर भी बी फॉर ब्रेथ, बी फॉर बीटा, तो आप लोगों का बीटा रिसेप्टर मौजूद होता है। और हमें ये भी याद है कि लंग्स हमारे बॉडी में 2 हैं, तो आप लोग कहते हो बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप कहते हो इट कॉजेज पावरफुल ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकोडायलेशन करता है, यानी कि पहले अगर आपकी ब्रोंक्यूल्स नॉर्मल थी तो अब ये डायलेट कर देगा, उनको फैला देगा, ठीक है, बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे डायरेक्टली काम करके। और यहाँ वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर मौजूद है, बीटा 2 रिसेप्टर्स, राइट। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि ब्लड वेसल्स में क्या कहते हैं, कॉजेज पावरफुल वेजोडाइलेशन करता है इन स्केलेटल मसल्स और कोरोनरी वेसल्स दोनों के अंदर, वहाँ पर हमारा बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जीआईटी में क्या करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी आर जनरली रिलैक्स्ड बाय एपिनेफ्रिन एंड कॉन्ट्रैक्ट द स्फिंक्टर मसल्स, और स्फिंक्टर मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि उनकी ओपनिंग को भी ये तंग कर देता है, ठीक है। और फिर एपिनेफ्रिन को ये रिलैक्स कर हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी को ये रिलैक्स कर देते हैं, राइट। ये आप लोगों के एक्शंस हो गए। अगर आप लोगों को ये वाले एक्शन सही से याद ना हो सकें तो आप लोगों ने स्टार्ट में जो एक टेबल पढ़ा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस का, ठीक है, तो उसके अंदर जो सिंपैथेटिक एक्शंस के जितने भी उसके अंदर एक्शंस लिखे हुए हैं वो अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हो तो आप लोग वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में। अगर हम लोग बात कर लें इसके थेराप्यूटिक यूजेस की, तो आप लोग कहते हो कि थेराप्यूटिक यूजेस में आप लोग बात करते हो कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोकोमा में इस्तेमाल किया जाता है और कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। आप लोग इसको ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल करते हो, क्यों, क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि आपकी जो सांस की नाली है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, या वो फूल जाती है, फूलने की वजह से मीन अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, वो फूल जाते हैं, जिसको फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की कोशिश होती है कि ब्रोंकोडाइलेटर इस्तेमाल करो, उसको डायलेट कर दो, उसको खुला कर दो अंदर से, ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि इज अ पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे ये काम करती है डायरेक्टली। और आप लोगों को याद है कि यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसके बाद आप लोग कहते हो कि इम्प्रूव्ड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज आफ्टर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सबक्यूटेनियसली देने के बाद आप लोगों का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा अच्छा बेहतर हो जाता है। यानी कि पहले अगर तंग थी सांस की नाली तो उसमें से सांस मुश्किल से गुजर रहा था, अब वो खुल गई है तो उसमें से सांस आसानी से गुजरेगा, राइट, यानी कि क्रॉस होगा। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते हो, ग्लोकोमा में टॉपिकली इस्तेमाल कर रहे हो 2% एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन, टॉपिकली यानी कि आंख के अंदर डालते हो, ठीक है। क्या करते हो कि रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आंख के अंदर का जो इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर, जो इंट्राओक्यूलर आंख के अंदर जो फ्लूइड है उसके प्रेशर को कम कर देती है। होता क्या है कि ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसको आप लोग काला मोतिया का नाम देते हो, ठीक है, ग्लोकोमा काला मोतिया जिसे आप लोग कहते हो, आप कहते हो उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख की बिनाई भी जा सकती है। आप लोग उसके इलाज के लिए एपिनेफ्रिन का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हो ताकि इंट्राओक्यूलर फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको कम कर सको। और इसके बाद आप लोग बात करते हो कार्डियक अरेस्ट की, राइट। आप लोग कार्डियक अरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कब, मतलब कि जब आप लोगों की हार्ट रिदम जो है यानी कि दिल की जो हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, यानी कि इन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट, राइट। इसके बाद अगर आप लोग एडवर्स इफेक्ट्स की बात करो तो आप कहते हो सीएनएस डिस्टर्बेंस कॉज करती है, फिर हैमरेज भी कॉज करती है, यानी कि लीकेज ऑफ द ब्लड जो है वो लीक करने लगता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और उसके अंदर से जो ब्लड है वो लीक करने लगता है। इसके साथ कार्डियक एरिथमियाज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि दिल की धड़कन का कम ज़्यादा हो जाना, ठीक है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एडवर्स इफेक्ट्स में आ गया, ठीक है, यानी कि गैर ज़रूरी असरात में आ जाता है। और इसके साथ साथ पल्मोनरी एडीमा यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों का जो ब्लड जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों के ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि पहले अगर वो इस तरह से नॉर्मल थे, ठीक है, तो अब क्या होंगे, वो ज़्यादा डायलेट हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, फैल गए हैं। तो क्या होगा कि पहले थोड़ा अगर उसके अंदर से फ्लूइड पास हो रहा था तो अब ज़्यादा फ्लूइड उसमें से गुजरेगा, ठीक है। और पहले जब आप लोगों के सेल्स करीब करीब थे तो अब क्या होगा कि आपके सेल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान में स्पेसिंग पैदा होगी और यहाँ से लीकेज भी हो सकती है, ठीक है। जब फ्लूइड इधर आसपास से जब इधर उधर जब
मूव करना स्टार्ट करता है तो इर्द गिर्द वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है और जगह दर्द करने लगती है। और इसके साथ साथ आप लोग कहते हो कि आपके आपके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, या जिसे आप लोग कहते हो कि फेफड़ों में पानी का भर जाना, राइट। आज की ड्रग यहीं तक ही। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।